आजकल के वाक़ये के बाद डॉक्टरों की सिक्योरिटी बड़ा सकता है। सवाल ये है कि इस वाक़ये के बाद मेडिकल की वजह क्या आसान मुनस्सब होंगे फ्यूचर में और उससे निपटने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? तो पहली बात आपको ये समझना है कि मगरबी बंगाल में डॉक्टरों का हर तबका में एक इकाई है। जो स्टूडेंट है, जो जूनियर डॉक्टर है, जो रेजिडेंट है, जूनियर सीनियर, जो आपके प्रोफेसर्स है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है, जो लोग सरकारी नौकरी में है, सब तबके के डॉक्टर एक हो गए हैं इस खून और इस जो बलात्कार है इस घटना के बाद। और उसके कुछ चुनिंदे कारण। वो कारण ये है कि मगरबी बंगाल में जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है और जो अस्पताल का जो इंतजाम है उसमें इस तरीके से गफला हो रहा है और उस गफला को सजाने के लिए जिस तरीके से हर एक अस्पताल में एक माफिया जैसे माहौल बना है और ये जो खून हुआ है ये खून उस माफिया के जरिए से ही अंजाम दिया गया है। इसीलिए कई एक बात सामने आ रहे हैं, कई एक चीजों का खुलासा हो रहा है और लोग आस्ते आस्ते ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा जो गैंग है वो गैंग काम कर रही है और लोगों को जो स्वास्थ्य सेवा मिलने की बात है, जो सरकार की तरफ से मुहैया करने की जिम्मेदारी है, उस पैसों का लूटपाट चल रहा है। इसके साथ कई एक चीजों का नए तरीके से हम लोग को खबर मिलती है। एमबीबीएस के छात्रों जो स्टूडेंट हैं उनको पास करने के लिए पैसा लिया जा रहा है। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है वो अपने ट्रेनिंगशिप के दौरान उनको थीसिस जमा देना पड़ता है। एक नया रिसर्च करके हर एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को थीसिस, वो थीसिस जमा करने के लिए पैसा उनसे अदा की जा रही है गैर कानूनी तरीके से। और अब हाउसटाफशिप पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जा रहा है। आप अगर पैसा नहीं देते हैं तो आपको जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जो आप जमा देके आपको अपना एमबीबीएस का लाइसेंस हासिल करते हैं वो आपको नहीं दी जाएगी। दवा इस तरीके से कैंपस से बाहर चले जा रहा है। जो वेस्ट मटेरियल है, जो सलाइन की बोतलें हैं, जो सलाइन देने का जो ट्यूब है, इंटरवेनस ट्यूब है, ये सब चीज को जो नुकसान करके हम लोग को खत्म कर देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। वो बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ से कलकत्ता से बाहर चले जा रहा है, बांग्लादेश चले जा रहा है, आरजी गौर मेडिकल कॉलेज से कई एक चीज के खुलासा है। डेड बॉडी मॉर्ग से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जा रहे हैं। तो बड़ा एक काम को ये लोग अंजाम दे रहे थे। करोड़ों रुपया का घपला है उसमें। और इस बच्ची का जो हत्या है, इसका जो खून है, ये खून इसलिए किया गया था क्योंकि इस बच्ची ने शायद इसका प्रतिवाद करने का शुरू की थी। वो इस पूरे सूरत हाल से वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी और कई एक महीनों से अपनी अम्मी और अब्बा को कह रहे थे, वो बच्ची कह रही थी कि मुझे आरजी कोट जाने अच्छा नहीं लग रहा। तो तो सवाल ये है कि आजकल इकोनॉमिकली जो गड़बड़ी सामने आ रही है, इस तरह के सवाल जैसे संसद ने उठाए हैं कि कोरोना के ज़माने में सामान खरीदेंगे, लेकिन उसको डॉक्टरों की जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम किया जा रहा है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये काम कई एक सालों से सजाया जा रहा था और आरजी कोट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है संदीप, वो बाउंसर को लेकर के अपने ऑफिस जाया करते थे। हम लोग जब डेपुटेशन देने जाते हैं कई एक सुपरिंटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के जो मगरबी बंगाल में है, हम लोग देखते हैं कि उनके ऑफिस में प्राइवेट बाउंसर है। ना सरकार उसको तनख्वाह देती है, ना आरजी कार्मिक और मेडिकल मेडिकल कॉलेज और मेडिकल बन। तो ये जो माहौल मेडिकल कॉलेज में बन गया है और एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के एमपी ऑफिस में बैठे हुए हैं, नया प्रिंसिपल आरजी कॉलेज में हैंडओवर लेने आया है और संदीप घोष का बाउंसर खड़ा होकर कह रहा है कि मैं यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी हूँ और मुझे दीदी ममता बनर्जी ने भेजा है। आप समझ लीजिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में सरकारी तनख्वाह उसे नहीं दी जा रही है। एक प्राइवेट कंपनी का बाउंसर कह रहा है कि ममता बनर्जी ने उसे भेजा है
वहां पे संदीप घोष का प्राइवेट सिक्योरिटी देने के लिए, और वो चढ़ा आवाज में तृणमूल कांग्रेस के एमपी से बात कर रहा है। आने वाले प्रिंसिपल जो संदीप घोष को हैंडओवर लेना है, उसे वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, सलूक कर रहा है, और उस प्रिंसिपल को हमने देखा उसे हैंडओवर करने का मौका नहीं मिला, उसे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा। संदीप घोष की फिर बदहाली हुई वहां पर। जिस तरीके से ये खून के बाद संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, और हाई कोर्ट के फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ममता बनर्जी ने उसे ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी करार दिया स्वास्थ्य भवन में। तो ये पूरा जो माहौल है, पूरा माहौल से आपको एक अंदाजा मिलेगा कि मगरबी बंगाल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें कितना बड़ा एक घोटाला चल रहा है। एक तो ममता बनर्जी दावा करती है कि हमने पिछले 10 साल के मेडिकल हॉस्पिटल तादाद बढ़ी है, स्मार्ट हॉस्पिटल बनाए गए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने एक रिपोर्ट भी है कि जब 6,000 डॉक्टर थे अस्पताल में, अब उसकी तादाद कम होकर 3,000 तक ज्यादा हो गई। कैसी वजह से अस्पतालों में बोझ बन गया है, मरीज ज्यादा है, डॉक्टर ज्यादा है। देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि जो हम कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज का जो चलन है उसको ममता बनर्जी ने बढ़ाया है, लेकिन आम आदमी के लिए जो सबसे अहम सरकारी स्वास्थ्य परिसेवा है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हमने देखा है पिछले 13 सालों में एक भी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नहीं खुला है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों को उठा करके आपने जिला केंद्र में लिया है। गांव देहात में जो परिसेवा मिल करके आदमी अपना 90% स्वास्थ्य के समस्याओं को हल कर सकता था, उसे आज दौड़ करके जिला केंद्र में आना पड़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नाम दे दिया गया है, लेकिन एक भी सुपर स्पेशलिटी प्रोसीजर नहीं हुआ। 42 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक भी न्यूरो सर्जरी नहीं हुआ, ब्रेन का सर्जरी नहीं हुआ, हार्ट का एक भी सर्जरी नहीं हुआ। आपके इन परिसेवा में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को जो हम कहते हैं लिवर का एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो आपने बड़ा एक बोर्ड लगा दिया है कि 42 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन वो पहले जो जिला अस्पताल था, जिला अस्पताल से और बदतर हाल में वो सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। लेकिन ईटा बालू सीमेंट का काम सही से हुआ है। उसमें आप देखिएगा जैसे जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ईटा बालू सीमेंट में, सामान खरीदने में कोई कोताही नहीं की है सरकार की तरफ, लेकिन वो सामान सब बेकार पड़ा हुआ है इन अस्पतालों में, क्योंकि जो डॉक्टर उस सामान को इस्तेमाल करेगा वो डॉक्टर को वहां पे आप नौकरी नहीं दे रहे, उसका रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। और बाएं महाज के वक्त में जो डॉक्टर काम करते थे उसे कहीं गुना कम डॉक्टर आज काम कर रहे हैं, और आपको अंजाम मिल रहा है। गार्डन रीच अस्पताल में 20 लोगों की आंख की रोशनी चलेगी कैटरेक्ट ऑपरेशन के द्वारा, और हमने देखा किस तरीके से सलाइन में फंगस था, उस सलाइन किस तरीके से खरीदा गया, उसका ऊपर क्वालिटी कंट्रोल की नहीं गई थी। जिस तरीके से आंख की ऑपरेशन आज करनी चाहिए, वो जो रास्ता है वो रास्ता सही नहीं था, और 20 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। ये आपने जब लेकिन उसको वहाँ की जो लोकल लोग उसको इशू नहीं बन पाते हैं, उसके खिलाफ एजुकेशन नहीं बन पाते, एक इक्का दुक्का बात उठती है उसपे। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जैसे प्रिंसिपल के घर के अंदर में प्राइवेट सिक्योरिटी और बाउंसर रहता है, जो तृणमूल के एमपी को चैलेंज करने के लिए हैसियत रखता है, वो डायरेक्टली ममता बनर्जी का आदमी अपने आप को कह करके वहां रहता है। उसी तरीके से मटिया बुरुज में जो 20 लोगों की आंख की रोशनी गई, जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनसे मिलने चाहा तो हमने देखा पुलिस उनको घेर के रखे थे, तृणमूल के गुंडे उनके घर को घेर के रखे थे, और उनसे बात करके राब्ता करने का मौका ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नहीं मिला। तो आप समझ लीजिए ये माफिया और पुलिस किस तरीके से एक घटना घटने के बाद पूरा इलाका को घेर के रखते थे, परिवार को घेर के रखते थे कि वो लोग प्रतिवाद करे, वो लोग एहतजाज करे, वो मौका ही नहीं मिला। और हमने देखा किस तरीके से सिविक वॉलंटियर ने एक परिवार को पीटा सरेआम नेशनल मेडिकल कॉलेज में। स्वास्थ्य परिसेवा में एक आदमी हार्ट का तकलीफ लेके वहां पहुंचा है, वो वहां पर अपना लाइन में खड़ा होकर के अपने जो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन जो उनमें मशवरा दिया जा रहा है उसमें वो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाह रहा है। सिविक पुलिस ने लाठी बरसाए पूरे परिवार के, महिला के ऊपर में पुरुष सिविक वॉलंटियर लाठी बरसाया,
वो चेहरा हम देख रहे हैं। अस्पताल तो एक माफिया का एक आंकड़ा बन गया है, जहां पर पुलिस, विशेष करके सिविक वॉलेंटियर और टीएमसी के गुंडे मिल करके अगर कोई आदमी सवाल करे, कोई आदमी अपना हक मांगे, तो उसे जिस तरीके से पीटा जाता है, जिस तरीके से जो लोग अपने आंख की रोशनी हराए, वो अपने कुछ बात ही नहीं कर सकते। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो खिदिरपुर में जो मकान टूट के गिरा, किस तरीके से टीएमसी और पुलिस के लोगों ने पूरा इलाका को घेर दिया, जर्नलिस्ट लोग को वहां जाने नहीं दी, उनके परिवार के लोगों से आज तक कोई किसी ने राब्ता नहीं कर पाया। किस तरीके से वो 10 लोग जिनके इंतकाल हो गया है वो दुर्घटना में, उनके परिवार के लोगों के साथ आज तक कोई भी राब्ता नहीं किया गया। किस तरीके से ये माफिया चल रही है कि कुछ दुर्घटना घट जाए तो एकदम पुलिस और गुंडे मिल करके उस जगह को एकदम घेर करके स्टेरिलाइज कर देते। वो माहौल यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इसमें ये बात, बड़ी बात है कि पुलिस ने जिस तरीके से बच्ची के डेड बॉडी को रात को ले गया, आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि किसी का अगर पोस्टमार्टम हो तो पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोगों को बॉडी हैंडओवर होती है और फॉरेंसिक के डिपार्टमेंट की गेट मॉर्ग में वो बॉडी हैंडओवर होती है। हमने क्या देखा, इस बच्ची अपने ही मेडिकल कॉलेज में उसकी खून की जाती है और उसका डेड बॉडी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से उसके परिवार को हैंडओवर नहीं किया जाता है। उस बॉडी को हर्ष में डाल करके सोदपुर का शमशान में सीधा पहुंचा दिया जाता है और परिवार टाला थाना के सामने खड़ा है। वो लोग हाहाकार मचा रहे हैं कि मेरे बच्ची की लाश को आप कहाँ ले जा रहे हैं। ये जो रवैया है पुलिस का, ये जो रवैया है तृणमूल कांग्रेस का, ये जो रवैया है स्वास्थ्य विभाग का, ये जो रवैया है साधारण प्रशासन का, इस बात का खुलासा करता है कि कई एक चीजों को ये लोग दबाना चाहते हैं। एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। सेमिनार रूम में हम देख रहे वकील मौजूद है। 9 तारीख का सवेरे जब बच्ची की लाश बरामद होता है, जब उसके बाप माँ को मौका नहीं दिया जा रहा है लाश को देखने के लिए, वहां एक वकील पहुंचा हुआ है। वहां अब फोरेंसिक डिपार्टमेंट के दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और जो टीचर्स है वो लोग पहुंचे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि कई एक संस्था जो है जिनका कोई ताल्लुक राफ्ता नहीं है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, वो लोग सेमिनार रूम में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के जरिए से होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो अध्यक्ष थे वहाँ अधिकार है, ये संगीन इल्जाम होते हैं कि कैंपस में शराब पिला देते हैं। आप भी कैंपस में उस वक्त के दौर में आज के जो इंतजाम कितना फर्क पड़ा है। बिल्कुल उस कैंपस में लड़कियों की खवातीन डॉक्टर कितना पड़ा है, उस वक्त क्या था और अभी क्या है। ठीक, इससे कवल प्रशासन के जो लोग हैं, प्रशासन के ऊपरी स्तर में जो लोग बैठे हैं, वो लोग शराब और ये सब चीज का जो काम है इससे वो लोग जुड़े हुए नहीं है। स्टूडेंट कोशिश करते थे पीने के लिए, एक मूवमेंट रहा करता था, जो लोग शराब के पक्ष में, जो लोग शराब के खिलाफ है, ड्रग्स के पक्ष में, ड्रग्स के खिलाफ में, और इसके हमेशा एक संगठन छात्र स्तर पर रहा करता है हमारे दौर में। लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन और यहाँ माफिया का जो जो जड़ें हैं वो प्रोफेसरों में है, स्टूडेंट में है। जो कलेक्टिंग एजेंट्स है, जो पैसा कलेक्ट करता है, एमबीबीएस के स्टूडेंट को पैसा देके अगर पास करना है, उसको अगर क्वेश्चन पेपर निकालना है, तो उसका जो कलेक्टिंग एजेंट है, वो कलेक्टिंग एजेंट स्टूडेंट के अंदर से ये लोग रिक्रूट करके रखे हैं। तो स्टूडेंट्स एक 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 तबका इसमें इन्वॉल्व है और यही लोग पूरा कैंपस में ऐसे एक माहौल बना देते हैं जहाँ पे सरकारी जो कमरे हैं, सरकारी जो रेस्टरूम है, उसको वो लोग एक बार में तब्दील करके उसको उस तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो ये सब जो बातें, ये सब इसका खुलासा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो तथ्य निकल के आ रही है वो है कि जो कलेक्शन सिस्टम आपके कैंपस के अंदर में स्टॉल, जो हॉकर का जो स्टॉल है उससे जो पैसा कलेक्ट होता है, बेड जो बिकता है, आम आदमी का जो अनुभव रहा है, अभी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है कि जनरल वार्ड का बेड करीब 8 से 12 हजार रुपया बिकता है। खाली नहीं रहता है, वही तो बेड बिकते हैं। आपका आईसीयू बेड 25-30 हजार रुपया में बिकता है। आपका आउटडोर के लाइन में अगर आप टिकट बना करके पहले डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो 150-200 रुपया आपको देना पड़ता है आउटडोर के लाइन में। आपको कोई अगर बड़ा प्रोसीजर करना है, हड्डी टूट गई, उसका ऑपरेशन कराना है, तो 15-20 हजार रुपया आपको वहाँ खर्च करना है।
तो इस तरीके से सरकारी अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से काम कराने के लिए जो पैसा देना पड़ता है, और उसका खुलासा तृणमूल के एमएलए और एमपी खुद कर रहे हैं और पहले कर चुके हैं। मदन मित्रा ने तो साफ कहा कि पीजी में किस तरीके से कलेक्शन एजेंट वहां के प्रशासन के प्रधान बन गए हैं। ये सिर्फ हम लोग विरोधियों की बात नहीं है, और आम आवाम का जो अनुभव रहा है अस्पताल में, वो इसका खुलासा कर रहा है। किस तरीके से उन्हें उनसे पैसा चूसा जा रहा है। लेकिन पैसा लेने का जो इंतजाम है, एक जो ह्यूमन रिसोर्स है, कौन आउटडोर में पैसा कलेक्ट करेगा, कौन वार्ड में पैसा कलेक्ट करेगा, कौन वो पैसा कलेक्ट करके किसके हिस्सेदारी में उसको पहुंचाएगा, किस तरीके से जो लोग हॉल माने कैंपस के अंदर में होकर का स्टॉल बैठाते हैं, वो स्टॉल बैठाने का जो गैर कानूनी टेंडर का मुहैया करने का जो इंतजाम है, वहां से पैसा कैसे कलेक्ट करेगा, पैसा किसका पास जाएगा। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये बाउंसर मैं समझता हूँ ये अहम कलेक्टिंग एजेंट है, जो लोग पैसा पूरा कैंपस से उठा करके हर एक जगह जहाँ पैसा आम आदमी से लिया जाता है उसको कलेक्ट करके जो प्रिंसिपल है, जो प्रशासनिक प्रधान है, उन तक पहुंचाते हैं, और फिर ये प्रशासनिक प्रधान उन तक ये पैसा पहुंचाते हैं जो लोग संदीप घोष को बार बार प्रोटेक्ट करने के लिए आरजी कोर्स के बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया, और नेशनल मेडिकल कॉलेज के बाद उन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी स्वास्थ्य भवन दिया। तो वहाँ पे जावेद खान और की जब सीनियर मेंबर वो पहुंचे हुए थे ताकि के खिलाफ उत्पन्न कराकर उनको वहाँ पे ज्वाइन करने दें। ये मिनिस्टर क्यों वहाँ पे किनके इशारे में पहुंचे? देखिए, ये हॉस्पिटल एक बड़ा कलेक्टिंग सेंटर बन गया है, ये फंड का एक जरिया बन गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए, और तृणमूल कांग्रेस के हर एक तबके के लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी, अभिषेक बनर्जी, सभी इससे लिप्त है। और ये जो पैसा जो उठता है, ये पैसा पहुंचता है, तभी जाकर के ये लॉयल्टी आती है कि जहां भी संदीप घोष जाए, जहां भी स्वास्थ्य प्रधान जो लोग हैं, जो लोग अपने जो मालिक तक ये पैसा पहुंचाती है, उनका प्रोटेक्शन उनको मिलता है, उनका जो सरपरस्ती है, उनकी सरपरस्ती में ये काम होता है। आम आदमी को पैसा पैसा पैसे लेकर के उन्हें लूटा जा रहा है, और पैसा जिन तक पहुंचाया जा रहा है, उनका सभी का चेहरा आपको सामने मिलेगा जब ये काम पकड़ी जाएगी। आखिरी सवाल है कि अब आगे क्या रास्ता है? जांच एजेंसी को भी, सरकार को भी इस मेडिकल सेक्शन में सुधार के लिए क्या काम करना चाहिए? देखिए, इसमें दो बात है। पहली बात तो ये है कि इस बच्ची के जो कत्ल है और जो बलात्कार है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को ने जिस तरीके से रुख अपनाया है, उसको और संजीदगी से उसको अंजाम दिया जाए, सीबीआई इसको अंजाम दे। और कलकत्ता पुलिस का जो मिली भगत है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, वो कलकत्ता पुलिस नगरपाल के बैरिक्स में गैर कानूनी तरीके से क्वार्टर हासिल किया था, वो गैर कानूनी तरीके से पुलिस की मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया है। ये पुलिस प्रशासन में जो दुर्नीति है, वो दुर्नीति का खुलासा कर रहा है। इसको दंडनीय अपराध के रूप में माना जाए, और कलकत्ता के नगरपाल को इसका जवाब देना चाहिए, खामियाजा देना चाहिए, और सजा मिलनी चाहिए। किस तरीके से उसके पुलिस के बैरिक्स में गैर कानूनी तरीके से एक आदमी अपना घर क्वार्टर बना लिया था, और पुलिस का जो मोटरसाइकिल है, गैर कानूनी तरीके से कैसे वो इस्तेमाल कर रहा था। अंजाम तो देना है, बच्ची को जो जस्टिस है, जस्टिस मिलनी चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य के मामले में 2018 साल के बाद सरकार ने अपना काम का कोई भी खुलासा नहीं किया है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ ऑन द मार्च, जिसमें सरकार अपना पूरा काम का ब्यौरा देता है, वो प्रकाशित जो पब्लिकेशन है, वो 2018 साल के बाद बंद हो गई है। 2019 साल में कितने लोगों का डेंगू हुआ मगरबी बंगाल में, किसी को नहीं मालूम। कितने लोगों को मलेरिया हुआ, नहीं मालूम। कौन अस्पताल में कितना ऑपरेशन हुआ है, हार्ट के ऑपरेशन कितने हुए, जनरल सर्जरी कितने हुए, आपके महिला विभाग में कितने ऑपरेशन हुए, इसका जो हिसाब दिया जाता था पश्चिम बंगाल के लोगों को, आंख का ऑपरेशन कितने हुए, ये बंद हो गया 2018 साल के बाद। सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, उसका जो हिसाब देने का जो सिलसिला है, ये जो 2018 साल के बाद बंद हो गया है, इसके कई एक
कठिन पहलू है। अगर आप नहीं जानते कौन इलाके किस जिला में, किस सब डिवीजन में, किस ब्लॉक में डेंगू ज्यादा हुआ है पिछले साल, तो इस साल आप उसका तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डेंगू फैल रहा है, इसीलिए मलेरिया फैल रहा है, लोगों को तकलीफें हो रहे हैं, प्लानिंग नहीं हो पा रहा है। और सरकार जब पैसा खर्च करती है तो आवाम को हिसाब देना चाहिए। वो हिसाब देने का जो सिलसिला है स्वास्थ्य विभाग में बंद हो गया है, बदहाली है, लूट चल रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन करना जरूरी है। बिना आंदोलन का ये कम नहीं होने वाला है। शिक्षा विभाग मंत्री के साथ पूरा प्रशासन जेल में है, खाद्य मंत्री के साथ पूरा खाद्य प्रशासन जेल के अंदर में है, स्वास्थ्य का खाता खुला है। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य मंत्री और पूरा स्वास्थ्य प्रशासन भी जेल में होनी चाहिए।